तो चलो स्टूडेंट आज शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वनों का दोहन। वनों के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, क्योंकि आप भी पढ़ने ही आए हैं, मुझे भी पता है। तो शुरू करते हैं। आइए अब हमने मानव समाज व पर्यावरण के माध्य अंतक्रिया के एक अन्य पक्ष की ओर ध्यान केंद्रित किया है। बस आपको मैं यही कहूँगी कि आप ध्यान से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं इधर भटका हो रहा है, उधर हो रहा है, तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान से सुने, समझ तो ज़रूर आएगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आइए अब हमने मानव समाज व पर्यावरण के माध्य अंतक्रिया, मानव समाज व पर्यावरण के जो माध्य है, जिनके बीच में जो अंतक्रिया है, कि एक अन्य पक्ष की ओर ध्यान केंद्रित करें। इस भाग में हमने विवरण दिया है कि किस प्रकार भारत में मनुष्य द्वारा वनों का तेजी से विनाश हो रहा है। इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ कि भारत में मनुष्य द्वारा वनों का तेजी से विनाश हो रहा है। भारत में वनों की वर्तमान दशा काफ़ी चेतावनीपूर्ण है। मुश्किल से 10% वनों का अस्तित्व बचा है। वनों का न्यूनतम निरापद प्रतिशत लगभग 30% है। निरापद वन, सेफ फॉरेस्ट प्रतिशत से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि यह मान लिया जाता है कि इससे जुड़ी सभी मानसून और कृषि संबंधी गतिविधियाँ सामान्यतः लाभकारी होंगी और नियमित रूप से चलती रहेंगी। वन स्वयं पुनः उगते रहेंगे, जो वन हैं खुद ही उगते रहेंगे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को यह प्रयास करना है कि वनों का प्रतिशत 10% से कम ना हो, कि जो वनों का जो प्रतिशत है, कि जो वन वो 10% से कम ना हो, उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें गिरावट ना आए। और धीरे धीरे जहाँ तक संभव हो इसे धीरे धीरे 30 से 40% तो कर ही दिया जाए। वन तथा बाढ़ नियंत्रण परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, मतलब घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। वन और बाढ़ों के नियंत्रण में निम्नलिखित तरीकों द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन बाढ़ों के नियंत्रण में निम्नलिखित तरीकों द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या भूमिका है? बहने वाले पानी को वन नियंत्रित करते हैं। जो बहने वाला पानी होता है उसको वन नियंत्रित कर लेता है। जल को भूमि में प्रवेश करने में वन मदद करते हैं। तो जल होता है, उसको भूमि में प्रवेश करने में, सोखने में वन का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। भूसंकलन तथा ऊसर भूमि के क्षरण को वन रोकते हैं। जो ऊसर भूमि होती है, जैसे अगर मैं बात कहूँ बहुत ज़्यादा आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी बहाव में, जैसे अगर मैं कहूँ बाढ़ आ गई, तो जो भूमि होती है, जो मिट्टी होती है, वो कहीं ना कहीं रोक लेती है। तो इसी चीज़ में कहा गया है कि भूसंकलन तथा ऊसर भूमि के क्षरण को वन रोक लेते हैं, उसको बहाव को। तो बहुत तेज़ी में बहाव जाता है, कहीं ना कहीं भूमि और वन कहीं ना कहीं उसको सोख लेते हैं और कहीं ना कहीं इससे रुकावट आ जाती है। एक अच्छे वन की प्रमुख विशेषता ये होती है, अगर हम एक अच्छे वन की बात करें तो एक विशेषता ये होती है कि ये अकस्मात आने वाली बाढ़ को रोकने का कार्य करता है। जो अचानक बाढ़ आ जाती है उसको रोकने का काम करता है। ऐसा 30% से 40% वाले सघन वन कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वन हों। बड़ी संख्या में अगर बात की जाए तो वन एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक हों, तो बहुत सघन वाले वन कर सकते हैं। अकस्मात आने वाली बाढ़ प्राय प्रमुख भूसंकलनों से जुड़ी होती है। ये बात तीस्ता, अलकनंदा तथा भागीरथी की बाढ़ों के मामलों से सिद्ध होती है। प्रत्येक उदाहरण में बाढ़ के कारण भूसंकलन थे, जिसमें नदियों का रास्ता रुक गया और नदियों पर प्राकृतिक बांध बन गए, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ का स्वरूप और उग्र हो गया, मतलब बाढ़ बड़ी संख्या में और ज़्यादा खतरनाक रूप ले लिया। अक्टूबर 1968 में ऐसी बाढ़ों का मानव पर प्रभाव भी देखा गया है। जो बाढ़ थी मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाया। भूसंकलनों
भूस्खलनों ने तीस्ता का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, मतलब रोक दिया, तथा जब तीस्ता उग्र रूप से बहकर निकली तो 3 दिनों में सिक्किम और पश्चिमी बंगाल में लगभग 33,000 व्यक्ति मारे गए। 33,000 व्यक्ति मर गए। साफ है कि समाज तथा इसकी रोज़मर्रा की गतिविधियों पर इस प्रकार का असंतुलन गंभीर परिणाम डालता है। जो ये असंतुलन है कहीं न कहीं एक गंभीर परिणाम डालता है, जो लोगों पर भी पड़ता है। निम्नलिखित उपभागों में हमने निवीकरण और इमारती लकड़ी के व्यापार के माध्यम से बढ़ रहे वनों के शोषण पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। हमने यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार इस दोहन को रोकने का प्रयास किया गया। इसको जो बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जाए या तो उसको किस प्रकार रोका जाए। आगे पढ़ते हैं। निर्वीकरण में हम जानते हैं, आइए अब हम देखें कि क्या निर्वीकरण या वन की कमी से वर्षा कम होती है। वन की कमी से क्या वर्षा कम होती है? अध्ययनों ने ये इंगित किया है, ये दर्शाया है, ये बताया है कि एक वर्ष में होने वाली वर्षा का माप वन के क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ है। वनों का क्षेत्र अधिक होने पर अधिक वर्षा होती है। इसलिए गंभीर सामाजिक समस्याएं, जो समाज से जुड़ी समस्याएं हैं, उत्पन्न करने वाली अंतर्वृष्टि जैसे सूखा, वृक्षों के भारी कटाव का परिणाम है। सूखा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है, जब सूखा पड़ जाता है पूरी तरह से, तो ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे और सूखा पड़ता है, क्योंकि बड़े मवेशियों का स्थान बकरियां ले लेती हैं, जो चारे वाली घास चरती हैं तथा उनके चलते कुछ भी हरियाली बच नहीं पाती। समस्या ये है कि भारत में पिछले 100 वर्षों में वनों को बेरहमी तथा बिना सोच विचारे काटा गया है। 1951 से लेकर 1972 के मध्य 34 लाख हेक्टेयर वनीय क्षेत्र को उद्योगों, बांधों, सड़कों इत्यादि के लिए काटा गया। पेड़ों को क्यों काटा गया? उद्योगों के लिए काटा गया, बांधों के लिए, बांध बनाने के लिए काटा गया, सड़क जो होती हैं, चाहे रेल की पटरियों की बात की जाए, सड़क इत्यादि के लिए काटा गया। भारत में निर्वीकरण की गति अभी भी अविश्वसनीय रूप से 10 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष है। ये सांख्यिक गणनाएं उन क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं करती जो बांधों या उद्योगों के नज़दीक हैं। उन क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं करती जो बांधों या उद्योगों के नज़दीक हैं तथा जिनके पेड़ों का क्षेत्रफल पूर्णतः समाप्त हो चुका है। जिनका पेड़ों का जो क्षेत्रफल था वो समाप्त हो चुका है, संख्या कम हो गई है। वन विभाग द्वारा सर्विंदा कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत काटे गए एवं गैर कानूनी ढंग से काटे गए वनों का विवरण इन आंकड़ों में शामिल नहीं होता है। एक तरफ तो वनों का कटाव जलवायु चक्र में उथल पुथल उत्पन्न करते हैं और दूसरी तरफ घरों तथा साज सामान में लकड़ी को कम काम में लाया जाता है। ये इंगित किया जा चुका है, ये बताया जा चुका है कि सकारात्मक कारकों की तुलना में इस स्थिति के नकारात्मक कारक कहीं अधिक है। मतलब सही की जगह गलत चीज़ में अगर यूज़ देखा जाए, फालतू यूज़ देखा जाए लकड़ियों का, तो वो ज़्यादा है। तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वन विभाग की संख्या के अनुसार, वन विभाग अगर अपने आंकड़े प्रस्तुत करे तो उसके अनुसार भारत में कुल भूमि का 23% वन भूमि है। कुल भूमि का 23% जो है वन भूमि है, जहाँ वन बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन यह संख्या वन क्षेत्र नहीं इंगित करती है, ये केवल इतना बतलाती है कि इतना क्षेत्र वन विभाग के नियंत्रण में है, कि सिर्फ इतना ही क्षेत्र वन विभाग के नियंत्रण में है। उदाहरण के लिए भारत के वन पर्यवेक्षणों में दिल्ली में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट में कहा गया, दिल्ली में वनों की स्थिति के बारे में जब जानकारी ली गई तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि 1991 में मौजूद 8,800 हेक्टेयर हरित क्षेत्र 2001 में 2,310 हेक्टेयर और बढ़ गया है। परंतु उच्चतम न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है,
उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण सुरक्षा एवं नियंत्रण प्राधिकरण के अनुसार दिल्ली शहर का अधिकांश भाग वन विहीन है। मतलब वहाँ वन है ही नहीं, वन विहीन है दिल्ली शहर का अधिकांश भाग, क्योंकि वन क्षेत्र केवल दिल्ली दक्षिण तथा नई दिल्ली में ही केंद्रित है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत 33% भूमि को वनों के अंतर्गत लाने की बात की गई थी, लेकिन 1951 और 80 की अवधि में समय में इस दिशा में प्रगति बहुत कम हुई। प्रोग्रेस की बात की जाए तो बहुत कम हुई। हरित की गई कुल 1.8 लाख हेक्टेयर भूमि में से केवल 6 लाख हेक्टेयर भूमि में पेड़ लगाए गए। तो आप इस पर जान रहे होंगे, इसमें आंकड़े भी दिए गए हैं कि पूरा मतलब आंकड़ों से प्रस्तुत किया गया है, पूरी जानकारी आंकड़ों के द्वारा ही दी गई है। तो आपको आंकड़े याद नहीं रखने हैं, कोई याद कर सकता है, लेकिन आपको अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात, अगर नहीं याद रहे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो काफ़ी कुछ तो जानकारी आपको इसमें से मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नीति 1988 ने हरित वनों की सुरक्षा तथा उनके प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी का उद्देश्य सामने रखा और इन क्रियाकलापों से मिलने वाले लाभों में साझेदारी का प्रावधान रखा। फलतः JFM कार्यक्रम के तहत देश में ग्राम वन सुरक्षा समितियां बनी। मतलब अगर बात की जाए, वनों की सुरक्षा के लिए समितियां बनाई गई और समिति ने दिखाया कि हमें इन कार्यक्रम के तहत मिले तृणमूल के स्तर पर हुए अनुभवों से सीख लेकर भारत की वन संपदा को बचाने तथा बढ़ाने के लिए नई रणनीतियाँ तैयार करनी चाहिए या तैयार करनी है। अधिक समस्या ये है कि जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अपने चूल्हे चौके के लिए जलाने की लकड़ी से वंचित है। उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आप भारत का मैप देखें तो यहाँ से लेकर नीचे साउथ की तरफ, उत्तर से दक्षिण तक भारत के अधिकतर हिस्से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। मतलब समझ लीजिए जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के अधिकतर हिस्से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी आते आते तक चूल्हे चौके के लिए जलाने की लकड़ी की कमी एक सामाजिक समस्या बन गई है। हालांकि इसकी उत्पत्ति पारिस्थितिकी में है। जब परिस्थिति एक स्तर से अधिक खराब हो जाती है तो पेड़ों का क्षेत्र समाप्त हो जाता है। विकासशील देशों के परिवारों के लिए अपने भोजन पकाने के लिए जलाने की लकड़ी प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो लकड़ी कैसे खाने के लिए भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वही बात की गई है कि अगर लकड़ी को आप ज़्यादा मात्रा में काट डालेंगे, अगर बहुत बड़ी संख्या में आप फालतू यूज़ के लिए काटा जा रहा है अगर लकड़ियों को, तो जो भोजन के लिए जो मेन चीज़ है, जो भोजन के लिए हम लकड़ी का यूज़ करते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। इमारती लकड़ी का व्यवसाय। अब इमारती लकड़ी के बारे में जानते हैं। अगर आपको मैं ये नहीं कहती कि आपको पूरा इसमें समझ में आएगा, लेकिन आप अगर इससे रिलेटेड अगर प्रश्न कुछ भी आ जाता है तो आप ज़रूर लिख कर आएंगे। आप खाली ये नहीं कि खाली पेपर छोड़ के आ जाएं। मेरा मोटिव ये है कि आप जो भी आप समझें सुने उसको पेपर में ज़रूर लिख कर आएँ, आपके वो मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इमारती लकड़ी का व्यवसाय। इमारती लकड़ी को बेचना टीचर्स को ये रहता है कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, इसलिए वो नंबर ज़रूर देते हैं। लेकिन अगर आप खाली पेपर या कुछ अपनी तरफ से बना के लिखते हैं, बना कर लिखिए, लेकिन उससे रिलेटेड ही लिखिए। ये नहीं कि प्रश्न कुछ और है और आपने कहीं और से घुमा फिरा के डाल दिया। तो लिखिए, घुमा फिरा के ही लिखिए, लेकिन उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। तो जब आप सुने रहेंगे, जब समझे रहेंगे तो आप ज़रूर लिख पाएंगे। और घबराना नहीं है, आराम से रिलैक्स होके पढ़ेंगे। ठीक है। तो इमारती लकड़ी को बेचना एक बहुत बड़े व्यवसाय का रूप ले चुका है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश
उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार अपने राजस्व का, अपने कर का, अपने टैक्स का राजस्व का लगभग 75% राजस्व 2 लाख वृक्षों के वाणिज्य कटाई से प्राप्त करती है। ये राजस्व 1982 में 600 रुपये प्रति वृक्ष था। 600 रुपये प्रति वृक्ष था। वृक्ष काटने वाले के लिए इसकी व्यापारिक कीमत लगभग 2000 से 2500 रुपये प्रति वृक्ष थी, जो कि उसके लिए बड़ी ही लाभप्रद थी। मतलब जो, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, जो पेड़ काटने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ ज़्यादा हो रहा है। जो पेड़ काट रहे हैं, जिन्होंने पूरा ठेका चक्का हुआ है, तो उनको कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या जो वनों की कटाई व सामाजिक जीवन के खतरों से संबंधित है, सामाजिक जीवन के खतरों से संबंधित है, वह है चीड़ के वृक्षों से रस निकालना। हालांकि कानूनी रूप से केवल आधे इंच का कटाव स्वीकृत है कि आप आधे इंच का कटाव कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे की बात की जाए तो वो कानूनी तरफ से कहा जाए तो वो मान्य नहीं है। लेकिन ठेकेदार लगभग 4 इंच के कटाव करके पेड़ों को सुखा ही देते हैं। जो ठेकेदार होते हैं वो पेड़ों को सुखा देते हैं, जितना नियम होता है उससे ज़्यादा ही वो कर लेते हैं। अधिकतम 3 जगह कटावों की अपेक्षा वे लगभग 10 कटाव बनाते हैं। इसके द्वारा इन वृक्षों की आयु 100 वर्षों से घटकर आधी रह जाती है। 100 वृक्ष थे किसी दिन और आपने इसको काट करके बिल्कुल आधा कर दिया। तो वही चीज़ कहा गया है कि इसके द्वारा इन वृक्षों की आयु 100 से घटकर आधी रह जाती है, जो कि बहुत दुखदाई है, जो बहुत ही दुखदाई है। तो समझ में आया होगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है। सरकार वृक्षों की वाणिज्य व चीज़ें होती हैं जो कीमती होती हैं। अगर अफीम की बात की जाए तो वो सब कीमती हैं, जिनकी मांग ज़्यादा है, उनकी बात, जिन्हें बेच सकते हैं बाहर विदेश में, तो वाणिज्य वो चीज़ें होती हैं। सरकार वृक्षों की वाणिज्य कटाई को रोकने के कुछ प्रयास करती रही है। कुछ राज्य सरकारें ये चाहती हैं, जो राज्य की सरकारें हैं ये चाहती हैं कि इस प्रयास से होने वाले राजस्व की हानि को केंद्र सरकार पूरा करे। जो राजस्व की जो हानि हो रही है, जो राज्य पैसा खर्च कर रहा है, जो उन्हें हानि हो रही है, वो केंद्र सरकार पूरा करे। कुछ राज्यों का ये मानना है। इमारती लकड़ियों की तस्करी को पहचानने एवं रोकने के लिए पुलिस की चौकियां भी बनाई गई हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो देखने में आता है कि पहाड़ की तलहटी में वनों को इसलिए काट दिया गया कि मलेरिया रोका जा सके। पहाड़ की तलहटी में वनों को इसलिए काट दिया गया कि मलेरिया रोका जा सके। उससे फसलों की भूमि सामने आई और जिससे अच्छे परिणाम मिले। लेकिन ये तथ्य भी अपनी जगह है, ये बात भी अपनी जगह है कि इमारती लकड़ियों की तस्करी की गतिविधियों ने भ्रष्टाचार को नया जीवन प्रदान किया है। इमारती लकड़ियों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक नया जीवन कह सकते हैं, एक नए तरीका बन गया है। इनको रोकने के लिए कुछ किया जाना बहुत आवश्यक है। आइए अब हम उन स्थितियों को देखें जिसमें पुनर्विनीकरण के आंदोलन ने एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया। एक आंदोलन खड़ा हो गया जो कि वनों के क्षेत्र को बचाने के लिए आरंभ किया गया था। इस आंदोलन का नाम चिपको था। आपको याद होगा चिपको आंदोलन में क्या हुआ था। चिपको आंदोलन में बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी वो पेड़ों के ऊपर एकदम अपने बाजुओं से उसको जकड़ लिया था महिलाओं ने, ताकि पेड़ ना काटे जाएं। उसी संख्या में काफ़ी, अगर बात की जाए, पुरुषों ने महिलाओं को भी मार दिया था। तो वही बात है, इस आंदोलन का नाम चिपको था। चिपको मतलब वो चिपक गई थी पेड़ों से, इसलिए चिपको नाम दे दिया गया, चिपको आंदोलन। तो इस आंदोलन का नाम चिपको है। ये आंदोलन जिस समय शुरू हुआ था तब इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता था। आज ये क्षेत्र उत्तरांचल राज्य का हिस्सा बन गया है। कहाँ का? उत्तरांचल राज्य का। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वृक्ष संघनता। जब बहुत पास वृक्ष हों तो उसे कहेंगे वृक्ष संघनता, बहुत नज़दीक।
उत्तरांचल राज्य बनने से पहले पूर्व उत्तर प्रदेश में कुल दर्ज वन्य क्षेत्र 5.17 मिलियन हेक्टेयर था, जो कुल भूमि क्षेत्र का 17.57% हिस्सा था। 67% वन्य पर्वतीय क्षेत्रों में, जो पर्वत क्षेत्र थे, पर्वतीय क्षेत्रों में तराई में 15%, विंध्य में 19%, ये सारे बताए गए हैं आंकड़ों के अनुसार। तो विंध्य में 19% तथा गंगा के पठारों में 5% से भी कम थे। 17.5% वन क्षेत्र, 11.5% हिस्सा मात्र वृक्षों से ढका हुआ था। सिर्फ वृक्ष ही थे, वृक्षों की एक चादर थी, तो वृक्षों से ही ढका हुआ था, जिसमें से मात्र 8% घने जंगल थे। ये 33% के मापदंड से बहुत ही कम था। आगे बढ़ते हैं। पानी एवं भूमि के बचाव की दृष्टि से, अगर पानी और भूमि के बचाव की बात की जाए, उसके नज़रिए से वृक्षों की सघनता केवल दूरवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी ऊंचाई पर ही है। कुल क्षेत्र का लगभग 8% भूक्षरण की समस्या का सामना कर रहा है, जिसके लिए कुछ किया जाना आवश्यक है। चिपको आंदोलन वृक्षों के बिना सोचे समझे कटाई को रोकने का एक आंदोलन था। चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट ये मानते हैं कि संस्थापक थे चिपको आंदोलन के। इनका मानना था कि ये उजाड़पन परिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत बुरा है। मतलब पूरी तरह वनों को एकदम खाली कर दिया जाए, ये बहुत बुरी बात है। गौहाट के क्षेत्र में वृक्षों की कटाई से बहुत सामाजिक अशांति बन गई है, एकदम अशांत कह सकते हैं। शांति की बात की जाए तो कोई शांति नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा उजड़ चुका है। गौहाट के क्षेत्र में वृक्षों की कटाई से बहुत सामाजिक अशांति बन गई है। महिलाओं को कई मीलों तक चारे एवं जलाने की लकड़ी खोजने के लिए चलना पड़ता है। पहाड़ों पर मिट्टी श्रित हो चुकी है, मतलब घिस कर नीचे आ रही है। ये क्षेत्र भूस्खलन एवं मिट्टी के श्रित होने की समस्या से ग्रसित है, नुकसान पहुंच रहा है इससे। 1970 में गंगा की सहायक नदी अलकनंदा, गंगा की एक सहायक नदी है अलकनंदा में भयंकर बाढ़ आई। पर्यटकों जो घूमने जाते हैं उन्हें पर्यटक कहा जाता है। पर्यटकों से भरी कई बसों सहित पूरा बेलकूचा गांव ही इस बाढ़ में बह गया। पूरा गांव, पूरा कह सकते हैं पूरा बस ही इसमें, समझ लीजिए, बहुत बुरा हाल हो गया। इस बाढ़ ने 400 किलोमीटर के क्षेत्र को प्रभावित किया। 400 किलोमीटर के क्षेत्र को अपने चपेट में ले लिया। मवेशियों, इमारती लकड़ी, बांधों तथा जन समुदाय इत्यादि की काफ़ी हानि हुई, सब बह गए। बाढ़ के पानी के साथ आने वाले सिल्ट, जिसे गाद कहा जाता है, एकदम होता है ना गाद, एकदम मिट्टी से पूरा एकदम, तो वही आने वाले सिल्ट ने अलकनंदा के उद्भव स्थल से लगभग 350 किलोमीटर दूर ऊपरी गंगा नहर को लगभग बंद ही कर दिया था। यदि वृक्षों की संघन पंक्तियां बनाई रखी जाती तो मानव जीवन, पशु जीवन एवं पेड़ पौधों को नष्ट होने से बचाया जा सकता था। इन वृक्षों द्वारा उनकी जड़ों से बाढ़ के पानी को रोका जा सकता था। इन वृक्षों के द्वारा उनकी जड़ों से बाढ़ के पानी को रोका जा सकता था, लेकिन इन पेड़ों को पहले ही सफाया कर दिया गया था। तो यही चीज़, लोग इतना ना मरते, मवेशी लोग इतना नहीं मरते, ये चीज़ उन्होंने बताया। ईंधन, जो लकड़ी हम जलाने में काम करते हैं घरों में, ज़्यादातर आपको गांव में बहुत नज़र में आएगा, लोग अभी भी चूल्हे पे बनाते हैं। पर जो थोड़े गरीब होंगे वो चूल्हा जलाते होंगे, लेकिन जो जिनकी स्थिति अच्छी होगी, हर महीने आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तो वो गैस ज़रूर ले लेते होंगे। लेकिन गांव में अगर आप जाएंगे तो ज़्यादातर चूल्हे पे ही खाना बनता है। तो ईंधन का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। जैसे पहले बताया जा चुका है कि महिलाओं को 10-15 किलोमीटर तक चलकर अपने ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती है। भ्रूंज, फूलों के गुच्छों वाली छोटी झाड़ियाँ, उन्हें भ्रूंज कहा जाता है। भ्रूंज, फूलों के गुच्छों वाली छोटी झाड़ियाँ एवं बलूत जैसे ओक के वन मिलना मुश्किल होते जा रहे हैं। मतलब फूलों के जो गुच्छे वाली झाड़ियाँ होती थी, अब वो बहुत मुश्किल है उनका मिलना।
पुनर्विकीकरण के कार्यक्रमों में भी ओक की जगह चीड़ के पेड़ लगाए जा रहे हैं। 1962 से 63 में कई छोटी पहाड़ियों में संचार एवं सड़कों के लिए रास्ते बनाए गए थे। केवल चमोली जिले में ही 1100 किलोमीटर की मोटर लायक सड़क बनाई गई। परिणाम स्वरूप इमारती लकड़ियों को काटना सरल एवं लाभ कमाने का साधन बन गया, क्योंकि लकड़ी काटने वाले लोग मोटर वाहन से जंगलों तक जल्दी पहुंचने लगे। मोटर गाड़ी जब लगा दी गई तो बहुत जल्दी पहुंचते गए। तो वही बात है कि जंगलों तक जल्दी पहुंचने लगे। समस्या सभी जगह समान थी, अर्थात पारिस्थितिकी के संचालन को बिगाड़ने एवं वनों का दोहन करने की समस्या। इसका अर्थ ये निकलता है कि पेड़ों की कटाई से जुड़े कानूनों का उल्लंघन किया गया, मतलब कानूनों को तहस नहस ही कर दिए गए। उस कानून क्या है, कुछ नहीं। तो इसीलिए कह सकते हैं पूरा कानून का कोई वैल्यू ही नहीं रखा, उसका उल्लंघन किया गया। ये इस बात का भी द्योतक है कि पेड़ों की हत्या करने वाले निर्मम समूह ये लॉबियाँ इन वन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं, इन वन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, वो पेड़ों की कटाई करते हैं अपने लाभ के लिए। तो ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। मैं ही आप सबसे आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं चिपको आंदोलन। तो अगर आप रेस्ट लेना चाहें, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए ताकि ज़्यादा दिमाग वो ना हो, क्योंकि मैं तो आपको समझाने का पूरा प्रयास करती हूँ। सच बताऊँ तो जब मैं आपको पढ़ाने बैठती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ खाना ना कुछ पीना, सीधा मैं आप पे फोकस ही करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो पूरा अच्छे से पूरी बुक्स कवर करनी पड़ी थी। चिपको आंदोलन। क्या वृक्षों के बिना, क्या पेड़ों के बिना सोचे समझे कटाई के विरुद्ध कोई लापरवाही की जा रही है अथवा नहीं? चिपको आंदोलन पढ़ रहे हैं हम। क्या वृक्षों के बिना सोचे समझे कटाई के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है अथवा नहीं? हाँ, जनसमूह ने स्वयं नेतृत्व लेकर चिपको आंदोलन के माध्यम से कार्य करना आरंभ किया है। ये आंदोलन विश्व भर में अपनी इन निम्नलिखित नीतियों के कारण लोकप्रिय हो गया। इनकी नीतियाँ क्या थी? अब इनकी नीतियाँ जानते हैं। उन वृक्षों से चिपकना जो कटने वाले हैं, वृक्ष काटने वाले की अवहेलना करते हुए वृक्षों को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा देना। सारे राष्ट्र में इस आंदोलन का फैलाव होना, जो कि कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्य में भी एपिको के रूप में जाना जाने लगा। अब कर्नाटक में भी इसे एपिको कहा गया। तुलनात्मक रूप से एपिको के तहत पुनर्वनीकरण अधिक हुआ। वन क्षेत्रों की समाप्ति पर रोकथाम की बात इसमें आई। पुनर्विकीकरण कार्यक्रम चलाए गए कि जिसमें पेड़ों को ना काटा जाए, इस पर कार्यक्रम चलाए गए। बड़ी संख्या में जो नए युवा लोग हैं वो इसमें आए। तो हम अभी पढ़ते हैं, आप भी बोर ना हो। मैं ये कहूँगी, इसके बाद थोड़ा सा रह गया, उसके बाद हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। फिर हम थोड़ा सा बिल्कुल और थोड़ा इसी पार्ट का ही थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ तक है, बस वो कंप्लीट कर लेते हैं। इन कार्यक्रमों की अधिक सफलता के लिए संगठनात्मक कुशलता, सामाजिक संसाधन तथा सामाजिक जाल के सकेंद्रित सक्रियकरण इत्यादि की आवश्यकता होगी। व्यक्तियों को इन गतिविधियों से लंबे समय तक जुड़ा रहना होगा ताकि उसको नुकसान न पहुँचे। लंबे समय तक जुड़ा रहना होगा, बिना किसी तत्कालीन परिणाम की अपेक्षा के पूरे समाज को इस कार्य में जुट जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सभी लोगों को मिलकर खड़ा होना पड़ेगा ताकि पेड़ बचाए जा सकें, जिससे पारिस्थितिकीय दृष्टि से मनुष्य प्रकृति संतुलन की पुनर्स्थापना की जा सके। जो मनुष्य है, जो प्रकृति है, उसका संतुलन बन सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी संतुलन बिगड़ गया तो समझ लो इंसान गया, या अगर प्रकृति बिगड़ गई तो इंसान को ले डूबेगी, और अगर इंसान ने कुछ ऐसा कर लिया तो प्रकृति भी जाएगी। तो संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। चिपको आंदोलन का आरंभ चमोली जिले के गापेश्वर स्थान पर मार्च 1973 में हुआ। 10 एश वृक्षों की खेलों की एक फर्म
द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए काटे जाने वाले थे। जब कोई और तरीका नहीं चला तो गांव की महिलाएं उन पेड़ों से चिपक गईं। बाद में 1974 में रैनी में महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में लीडरशिप में वन में जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। जो वन में जाने वाले रास्ते थे उनको बंद कर दिया महिलाओं ने मिलकर। ये आंदोलन पारिस्थितिकी वन बचाओ आंदोलन था। परिस्थिति जो हमारा पूरा पर्यावरण है उसको बचाने का कह सकते हैं, वनों को बचाने का एक आंदोलन था। इसके संस्थापक जो थे वो चंडी प्रसाद भट्ट जी थे। चंडी प्रसाद भट्ट की मान्यता है कि वनों को बचाने के लिए जनता को संगठित करना आवश्यक है, इकट्ठा करना आवश्यक है जनता को। दूसरी तरफ सुंदरलाल बहुगुणा ने नवीकरण के विरुद्ध चिपको आंदोलन चलाया और इसका प्रचार किया। वे वनों के पुनः हरित करने के पक्ष में थे कि वनों को पुनः उसी स्थिति में लाया जाए। वे मानते हैं कि मनुष्य को बचाने की तरफ पहला कदम पेड़ों को बचाना है। अगर मनुष्य को आप बचाना चाहते हो तो पहले पेड़ों को बचाइए। चिपको आंदोलन पर अतिरिक्त जानकारी मतलब ये दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो और कई जानकारी इसमें ले सकते हैं, लेकिन हमारा ये यहीं तक कंप्लीट होता है। तो अगर हम मनुष्य को बचाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें पेड़ों को बचाना होगा। तो आपको सबको समझ में आया होगा। बस इसके बाद हमारा बस हम वनों का संरक्षण पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, हमारी मतलब ये बुक हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और कमेंट ज़रूर करना ताकि अगर आपको समझ में आया तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है। तो बाय।